हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। वह कौन सा जीव है जो गंध के माध्यम से अपने समूह को पहचान लेता है। तो ऑप्शन किस प्रकार से थे, आपके तीन ऑप्शन दिए होंगे। जैसे एक दिया है चींटी, रेशम का कीड़ा, मच्छर। दूसरा दिया होगा चींटी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी। तीसरा दे दिया होगा चींटी, रेशम का कीड़ा, मकड़ी। इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जो गंध के माध्यम से अपने समूह की पहचान कर लेता है वो होती हैं चींटियां, रेशम का कीड़ा और मच्छर, ठीक है। जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से गंध के माध्यम से पहचान लेता है। चींटी भी एक विशेष प्रकार की गंध निकालती हैं जिसके माध्यम से जो अन्य चींटियां होती हैं वो इसे सूंघ करके इसके पीछे चलती हैं, ठीक है। और जो मच्छर होता है, मच्छर भी क्या करता है, हमारे शरीर की गंध, खास करके हमारे पैरों और तलवों की गंध को सूंघ कर हमें ढूंढ लेता है, ठीक है। या फिर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। यदि मधुमक्खी की बात करें कि मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं, तो मधुमक्खियाँ जो श्रमिक मधुमक्खी, काम करने वाली मधुमक्खी होती है, जो वह जब शहद ढूंढने जाती है तो वहाँ यदि उसको शहद मिल जाता, मतलब फूलों का रस यदि मिल जाता है, तो वह एक प्रकार का नृत्य यानी डांस करती है और अन्य मधुमक्खियां समझ जाती हैं कि रस जो है वो मिल गया है, ठीक है। तो एक नृत्य के माध्यम से कौन पहचानता है, तो मधुमक्खी, और गंध के माध्यम से चींटी, रेशम का कीड़ा और मच्छर, ठीक है। यदि बात करें कि जो मूत्र है, मूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण कौन करता है, तो मूत्र की गंध से यदि बात करें तो कुत्ते हो जाएंगे, शेर और चीता वगैरह, ठीक है। बाघ ये क्या होते हैं, मूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो मछलियां होती हैं, मछलियां अपने खतरे, यदि कोई खतरा है तो उसकी चेतावनी यदि दूसरी मछली को देना है तो वो किस तरह से देंगी, तो तरंगों के माध्यम से देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमने कितनी बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं वो राज्य, तो यहाँ देख लेते हैं। ये पूर्व की तरफ होती है हमारी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ क्या होता है हमारा अरब सागर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे पश्चिम की तरफ राज्य पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। तो ये हमारे अरब सागर से सीमा बनाते हैं। अब आपके ऑप्शन में इसी तरह से ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। यदि पूछ ले बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग में चावल के घोल में तरह तरह के रंगों का, जैसे हल्दी मिला दी, ठीक है, तो पीला कलर बन गया। इस तरह से रंगों मतलब आटे के घोल में तरह तरह के रंग मिलाकर कलर बनाए जाते हैं और इसे दीवारों पर और कपड़ों आदि पर पेंटिंग इससे की जाती है। तो यह चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार राज्य में यह चित्रकारी प्रसिद्ध है। इसमें जो है मछलियों के, जीव जंतुओं के, भगवानों के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में जब ये चित्रकारी थी तो केवल रंगोली के रूप में की जाती थी और केवल महिलाओं के द्वारा अपनाई गई थी। धीरे धीरे इस चित्रकारी को पुरुषों ने भी अपना लिया और इसमें अब कई तरह के डिजाइन्स बनने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन काल में लोग कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते थे, मतलब जो हमारे प्राचीन काल या हम आदि मानव भी कह सकते हैं, तो उस समय ज़्यादातर फल होते थे। फल में जैसे आम हो गया, केला हो गया, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद मांस, ठीक है, तो फल, मांस या फिर कंदमूल आदि फल खाते थे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या, दूध वगैरह, मतलब जानवरों की खोज की, जानवरों में मतलब दूध आ गया, ठीक है। दूध के बाद उन्होंने अन्य तरह की चीज़ें खोजते गए और आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो प्राचीन काल में कौन से खाद्य पदार्थ, तो फल हो जाएगा। फलों में मतलब जंगलों में आदिवासी निवास करते थे तो वहाँ पर फल ही ज़्यादा होते थे, ठीक है। आम हो गया, बेर हो गया, जो होते हैं फल, ठीक है, केला वगैरह ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल से बना हुआ टैपियोका किस राज्य में खाया जाता है, तो नारियल से बनी एक डिश होती है जो कहाँ प्रसिद्ध है, तो केरल राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। टैपियोका का यदि दूसरा नाम पूछ लें तो कसावा या कोप्पा होता है, ठीक है। केरल की दूसरी एक प्रसिद्ध डिश है जिसे अवियल कहते हैं। अवियल को मिश्रित सब्जी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ लें कि नारियल में बनी हुई मछली जो होती है, समुद्री मछली, वो कहाँ पर खाई जाती है, तो गोवा में, ठीक है। सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पर खाई जाती है, तो कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये डिशेस याद रखनी है कि कहाँ की कौन सी डिश प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है,
मटर के पौधे में आनुवंशिकता का अध्ययन किसने किया है? जो मटर का पौधा होता है उसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किसने किया है? तो ये हमारे मेंडल ने किया है, ठीक है, जॉर्ज मेंडल ने। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद रखना है। इन्होंने 2 नियम दिए थे, एक स्वतंत्रता करके ऐसा कुछ नियम था, ठीक है। नेक्स्ट है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त होगा? मतलब आम है तो आम को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अचार और आम पापड़ बना करके, ठीक है। यदि हम जूस बना करके आम का रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वायुरोधी डिब्बों में संचित रखना ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिक की थैली ये तो बिल्कुल ही गलत है, और रेफ्रिजरेटर में भी कुछ दिनों तक रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अचार होता है और आम पापड़ ये लंबे समय तक रखे जा सकते हैं सुरक्षित करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथीस। नेपेंथीस जो घटपर्णी पौधा होता है, हमें बताना था, 4 ऑप्शन दिए होंगे और बताना है कि यह मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यह एक सॉरी यहाँ सरकारी नहीं, यहाँ होगा शिकारी पौधा, ठीक है। कौन सा? शिकारी। यह एक शिकारी पौधा है जो छोटे कीड़े मकोड़ों, मेंढक, चूहों आदि को चालाकी से फंसा करके खाता है, और यह एक विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है जिसके माध्यम से कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसके पास जाते हैं और इसमें फंस जाते हैं। और इसका जो आकार होता है वो घड़े के जैसा होता है, और यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यदि पूछ लें कि जो नेपेंथीस है भारत के बाहर कहाँ मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में यह देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से शिकारी पौधे होते हैं? तो जैसे घटपर्णी जिसे नेपेंथीसी कहते हैं, ठीक है, या पिचर प्लांट भी इसे कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा, हाइलोनीमा हो जाएगा, ड्रोसेरा हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं? शिकारी पौधे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ट्रेन से संबंधित, कि कोई ट्रेन है नागरकोल से इतने बजे निकलती है या दूसरे दिन इतने बजे पहुंचती है, तो इसका समय बताइए, ठीक है, या चाल बताइए। नेक्स्ट, राजस्थान की बावड़ी। बावड़ियाँ क्या होती हैं? जैसे जल को सुरक्षित रखने का स्थान होता है, ठीक है। जैसे एक दड़की माई करके चैप्टर है, उन्होंने तरुण भारत संघ में अपना योगदान दिया था जल संरक्षण करने में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और पैरालंपिक खेल, जैसे पैरालंपिक जो खिलाड़ी हैं आप उनसे किस प्रकार से प्रेरित होंगे, ठीक है। तो पेडागॉजी संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं CDP में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, एक बच्चा जो है वह अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करते हुए उसमें कुछ परिवर्तन करता है, तो यह जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाते हैं? तो हमारे जीन पियाजे ने कई टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने स्कीमा बताया है, संरक्षण बताया है, ठीक है। उन्होंने कई, जैसे जीववाद है या फिर वस्तु स्थायित्व है, अनुकूलन है, समायोजन, समावेशन है, ठीक है, संतुलनीकरण है, कई टर्म दिए हैं। तो पूछा गया है कि बच्चा जो है वो पुरानी जानकारी में नई जानकारी को यदि केवल शामिल करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा समावेशन। क्या? समावेशन यानी एसिमिलेशन। लेकिन जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन सुधार कर देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, जिसे कहते हैं एक्कोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इनकी अवस्थाओं से पूछा गया है, जो प्रतीकात्मक विचार हैं वो बालक में जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में विकसित हो जाते हैं? तो हमें पता है कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं, ठीक है। कौन कौन सी? तो पहली इनकी जो अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। कितने से कितने वर्ष की? 0 से 2 वर्ष की होती है। दूसरी इन्होंने क्या बताई है? दूसरी बताई है इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 वर्ष। तो जो प्रतीकात्मक विचार हैं या प्रतीकात्मक जो खेल हैं वो बालक इसी अवस्था में खेलता है 2 से 7 वर्ष की, जिसे क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की और विशेषताएं क्या हो जाएंगी? जैसे अहम केंद्रितता, अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव होता है बालक में, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीयकरण क्या कहलाता है? एक वस्तु के विषय में केवल एक ही तरीके से सोच पाना, ठीक है। तो ये सब किस अवस्था के लक्षण हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक के, ठीक है। इसके बाद इनकी तीसरी अवस्था कौन सी है? तो इन्होंने तीसरी अवस्था बताई है अपनी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्रीट स्टेज, 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें भी कई मतलब
विशेषताएं हैं इसकी कौन कौन सी, जैसे विलोमीयता का गुण आ जाता है, क्रम, संरक्षण, ये सब, द्रव्यमान, संख्या आदि की समझ बालक में, मूर्त चिंतन, ठीक है, आदि, सादृश्यता, वर्गीकरण करना आदि आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। और लास्ट जो इनकी स्टेज है चौथी, वो कौन सी है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष की होती है। और जो चौथी स्टेज होती है इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, और जो आप सारी चिंतन की समझ इसमें विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इनकी 4 अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था का समय है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसका समय है 3 से 6 वर्ष का, ठीक है, कितना, 3 से 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों का आकलन वर्ष के अंत में कर रहा है। तो ये हमने पढ़े हुए हैं हमारे मूल्यांकन, एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, एक कौन सा होता है हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन, और दूसरा होता है हमारा, ये दिया गया है, योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है, जब बालक का पढ़ते समय, जैसे कोई हम पाठ्य वस्तु उसको पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो उसका मतलब बीच बीच में कभी भी आकलन करते जाना, वो क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन, अर्थात सतत तरीके से निरंतर रूप से आकलन या उसका निदान, मतलब निदान करना या उपचार करना, ठीक है, तो वो कहलाता है रचनात्मक। लेकिन जब अंत में एक बार बात की जाए, जैसे वार्षिक परीक्षाएं, जैसे वार्षिक परीक्षाएं किस में आ जाएंगी, तो योगात्मक मूल्यांकन में केवल एक बार, ठीक है। तो ये बोला गया है कि वर्ष के अंत में करता है आकलन, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, योगात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है शायद जेडपीडी से संबंधित, ठीक है। तो जेडपीडी कितने ही बार हमने पढ़ लिया है, इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और यह क्या कहलाता है, बालक जो है कार्य को स्वयं से शुरू कर लेगा, लेकिन जब बीच में बालक भूल जाता है तो उसको किसी वयस्क के द्वारा बीच में सहायता दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं नजदीकी या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो टर्म है, इन्होंने क्या दिया है, इसके फोल्डिंग, क्या दिया है, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसके फोल्डिंग को पाड़, मचान या ढांचा निर्माण भी कहते हैं। और यह क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग, इसके में सा आगे आ गया ना, सा, ठीक है, तो शुरुआत में, इसे याद रखना, शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है बालक को, ठीक है। और जैसे कह दिया कि बच्चे को चलना सिखाना, तो अब जीवन पर्यंत तो सिखाएंगे नहीं, बस शुरुआत में दे दी एक बार सहायता, ठीक है, अस्थायी रूप से, फिर बालक स्वयं से सीख जाता है। इसी तरह से एक टर्म इन्होंने दिया है MKO। MKO क्या कहलाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो बालक हैं वो अपने से जो अधिक जानते हैं उन्हीं से सीखता है। ये नहीं कि केवल शिक्षक, जो भी उससे अधिक जानेगा, जैसे माता पिता हो गए, ठीक है, उसके बड़े साथी संगी हो गए, ये। नेक्स्ट कोहल वर्ग की अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। लैंगिक रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से तो 4 से 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसे आप देख लें, इसका वीडियो हमने डाल रखा है। नेक्स्ट NCF 2005 से और समावेशी शिक्षा से भी 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ में बेन हीले के ज्यामितीय स्तर से क्वेश्चन आए हैं। इन्होंने अपना जो ज्यामितीय स्तर बताया है, ठीक है, चाक्षुषीकरण होता है, विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता, ठीक है। क्रम भी पूछ लेते हैं इससे, जैसे कह दिया कि बालक वस्तुओं को देखने के मतलब देखकर पहचानता है, तो किस अवस्था में होगा, चाक्षुषीकरण में, ठीक है, तो इसे एक बार देख लें। फिर बच्चे गणित किस तरीके से सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा, और ऑप्शन दिए गए होंगे कि तार्किक रूप से, ठीक है, दूसरा दे दिया गया होगा कि रट करके, इसी तरह से। तो जो सबसे अच्छे तरीके से सीखेगा बालक वो तार्किक रूप से सीखेगा, ठीक है, ये गणित की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्थानीय और जातीय मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कह दिया कि जो 500 या 555 लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ कह देगा कि जो 555 है इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर क्या होगा, या इनका घटाने पर क्या आंसर आएगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट अंकों में दी गई संख्या को शब्दों में लिखना। पिछली बार क्या पूछा गया था, शब्दों में संख्या दी थी और उसको अंकों में लिखना था। अब दिया गया है कि अंकों में दी गई संख्या को, जैसे ये लिख दिया 555, इसको आप शब्दों में लिखिए, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है धारिता वाला प्रश्न। धारिता मतलब कोई कितनी वस्तु है और इसको इतने तरीकों से इस तरह से इसको डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है हिंदी में क्या आया हुआ है, सुख का विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, तो सुख का हो जाएगा हमारा दुख, क्या हो जाएगा, सुख का विलोम हो जाएगा दुख।
नेक्स्ट है उच्च का विलोम क्या हो जाएगा, उच्च मतलब ऊंचा, निम्न मतलब नीचा, ठीक है, तो उच्च का क्या हो जाएगा, निम्न, उच्च का विलोम शब्द हो जाएगा निम्न। नेक्स्ट है प्रवृत्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो मूल शब्द हो जाएगा प्रवृत्ति का वो क्या हो जाएगा, प्रवृत्त, और मूल शब्द हमें वही निकालना है जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। यहाँ पर जैसे बस ए निकाल दिया जैसे प्रव, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसका मूल शब्द क्या हो गया, प्रवृत्त। अब यहाँ पर बचा क्या, तो बचा केवल ई, तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा इसमें ई प्रत्यय है, छोटा ई, ठीक है, ना कि बड़ा। नेक्स्ट आया हुआ है अनावृष्टि में कौन सा समास है, तो या तो अनावृष्टि होगा या फिर अतिवृष्टि होगा, ठीक है, तो इसका जो समास हो जाएगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अब आपको सभी को पता होगा कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं, जो हमारे उपसर्ग होते हैं, जितने भी उपसर्ग होते हैं, यदि वो किसी शब्द के आगे लगे हुए हैं तो उन सभी में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, जैसे प्रा हो गया, प्रति हो गया, अनु, अव, दुस, दुर, निस, निर, ठीक है, बी, या, नी, ये उपसर्ग तो सभी को पता होंगे। तो जिसमें भी ये उपसर्ग आते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, हमारा अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।